नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेएमएस एकेडमी क्लासेस पर एक बार फिर से। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उम्मीद है सभी लोग बहुत ही बिंदास और जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इकोनॉमिक का ऐसा टर्म, इकोनॉमिक का जो हमारा यूनिट फर्स्ट था डेवलपमेंट में हम लोगों ने इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। इसी के साथ साथ हम लोगों ने पढ़ा था मुद्रा के आय के बारे में और आय के साधन के बारे में पढ़ा था। ये सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कशन किया था। और आज की क्लास में हम लोग आगे डिस्कशन करने वाले हैं पर कैपिटा इनकम क्या होती है, लिटरेसी रेट क्या होता है, इसी के साथ साथ जो शिशु मृत्यु दर होता है वो क्या होता है। इन सब की डिस्कशन हम लोग आज की क्लास में करेंगे। तो जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं अभी तक इसकी पहली क्लास नहीं देखा है तो वो जरूर जाकर चैनल पर पहली क्लास को देखेंगे, तभी आज की क्लास उनको समझ में आएगी। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जिस भी स्टूडेंट को नहीं पता है किस चीज की क्लास है, तो देखो यहाँ पर थंबनेल लगा हुआ है। तो भैया ये क्लास टेंथ की सोशल साइंस की सोशल स्टडी की क्लास है, ठीक है। सोशल साइंस या सोशल स्टडी की आप बोल सकते हो, ठीक है। क्लास 10 तो सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन की क्लास है ये। और ये आपकी तो ये भैया हमारी इकोनॉमिक की हमने स्टार्ट किया अपना इकोनॉमिक अर्थशास्त्र स्टार्ट किया है। और आज हमारी दूसरी क्लास है। कौन सी क्लास है? आज हमारी दूसरी क्लास है। तो कल हम लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डेवलपमेंट, विकास के बारे में, विकास के बारे में पढ़ा था। और विकास में हमने बताया था आपको 10 टॉपिक पढ़ने हैं। कितने टॉपिक पढ़ने हैं? 10 टॉपिक पढ़ने हैं। और 10 टॉपिक में मैंने आपको पहला टॉपिक पढ़ा दिया है, दूसरा टॉपिक पढ़ा दिया है, तीसरा टॉपिक पढ़ा दिया है। और आज हम लोगों को पढ़ना है चौथा टॉपिक। कौन सा टॉपिक पढ़ना है? चौथा टॉपिक पढ़ना है। इसी के साथ साथ पांचवा पढ़ना है एंड छठवां टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद जो हमारी इसी के साथ साथ सातवां टॉपिक भी हम लोग पढ़ लेंगे। फिर हमारा जो 2 टॉपिक बचेगा, 2-3 टॉपिक बचेगा, उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ लीजिए। और उसके बाद हम क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखो प्यारे साथियों, हम लोगों ने पढ़ा था अर्थव्यवस्था के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? अर्थव्यवस्था। थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, इससे आपका रिवीजन होगा और आपको बेहतर तरीके से चीजें समझ में आएंगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था। पहले तो हम लोगों ने पढ़ा था अर्थव्यवस्था। किसी भी देश की इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी इज जस्ट रिलेटेड टू जीडीपी, ठीक है। किससे रिलेटेड होता है? जीडीपी। आप बोल सकते हो कि आपके पास कितना पैसा है। जैसे बोलते नहीं है कि उसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है भैया, वो बहुत अच्छी इकोनॉमी ग्रोथ कर रहा है, वो काफी ज्यादा पैसे कमा रहा है। तो देखो ओवरऑल जितना भी वर्क हो रहा है, ओवरऑल किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में जितना भी वर्क हो रहा है, उनकी क्या होती है, मार्केट में एक ना एक वैल्यू होती है। क्या होती है? एक मार्केट में वैल्यू होती है। और वो जो वैल्यू होती है वही भैया क्या होता है, इकोनॉमी होता है। क्या होता है? वही इकोनॉमी होता है। चलिए देखो, जो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था होती है किसी भी देश की, अर्थव्यवस्था हमारा एक क्या होता है, एक ढांचा होता है, एक क्या होता है, संरचना होती है जिसके अंतर्गत बहुत सारे वर्क किए जाते हैं, ठीक है। उस देश की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कृषि भी किया जाता है, कंपनियां भी लगाई जाती हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ उस देश में क्या किए जाते हैं, डेवलपमेंट भी किए जाते हैं, मतलब रोड बनाई जाती है ना। और क्या किया जाता है, एंड अच्छे अच्छे आपके डिजिटल काम किए जाते हैं, शहर बताए जाते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। इसी के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जाता है, मतलब वस्तुओं का कंजप्शन होता है, प्रोड्यूस भी होती है और उसे खपत भी किया जाता है, ठीक है। ये सब किसके अंतर्गत होता है? ये सब किसी भी देश की एक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत होता है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था जैसे खेती करना। खेती करेंगे तो भैया जो अनाज उपलब्ध होगा उसको मार्केट में बेचेंगे तो पैसा आएगा। तो ओवरऑल इकोनॉमिक मतलब होता है पैसा, ठीक है। तो देखो आर्थिक विकास में हम लोगों ने पढ़ा था आर्थिक विकास। जो अर्थव्यवस्था होती है, अर्थव्यवस्था किसी भी देश की अर्थव्यवस्था है ना, अर्थव्यवस्था को हम लोग 3 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। पहली है आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। दूसरी हम लोगों ने पढ़ा था सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड तीसरी हम लोगों ने पढ़ा था मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी को पढ़ा था। तो देखो जो आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, या इसके बारे में मैंने क्या बताया था कि इसे बोला जाता है पूंजी, और पूंजी मतलब होता है पैसा। पूंजी मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए, पैसा, ठीक है। पूंजीवादी, इसे बोला जाता है पूंजीवादी। क्या बोला जाता है?
पूंजीवादी बोला जाता है। ठीक है, पूंजी का मतलब होता है पैसा या फिर मनी। पूंजी का मतलब क्या होता है? मनी। तो मतलब इसका मतलब ये होता है कि इस अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। क्या होता है? इस अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। इस अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, लाभ कमाना होता है। ठीक है, इसी के साथ साथ इस अर्थव्यवस्था पर भैया जो हमारी प्राइवेट कंपनियां होती हैं, ठीक है, जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं भैया, इनका अधिकार होता है। मतलब मार्केट पर वस्तुओं का मूल्य निर्धारण करना, वस्तुओं को उपलब्ध कराना, ये सब भैया सब सारी ठीक है, प्राइवेट लोगों के हाथ में होता है, प्राइवेट कंपनियों के हाथ में होता है। वो जब चाहे तब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ा दे और जब चाहे तब किसी वस्तु का मूल्य घटा दे। जैसे अब हमारे भारत पर अगर कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हमारे भारत में, इंडिया में क्या हो रहा है? हमारे इंडिया में जो कम्युनिकेशन सिस्टम है भैया, इस पर 2-3 कंपनियां ही क्या कर रही हैं? राज कर रही हैं। एक तो आपकी एयरटेल है, एक आपकी वोडा है, और जो सबसे बड़ी कंपनी है वो है जियो। ठीक है, कौन है? जियो है। तो देखो, कम्युनिकेशन संचार व्यवस्था में अगर बात करते हैं तो हमारे भारत में 3 कंपनियां काम कर रही हैं। ये क्या कर रही है? अब ये भैया क्या कर रही है? ये अब अपनी मनमानी कर रही है। क्या कर रही है? अब ये कुल मिला के कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरह कार्य कर रही है। मतलब मार्केट को कैप्चर कर रही है, मार्केट पर मोनोपोली एकाधिकार चला रही है। मार्केट पर एकाधिकार चला रही है। इसका मतलब मार्केट पर इनका क्या हो चुका है? मार्केट पर इनका एकाधिकार हो गया है। ये 3 कंपनियां क्या करती हैं? जब चाहे तब रिचार्ज की वैल्यू बढ़ा देती हैं, क्या करती हैं? बढ़ा देती हैं, और जब चाहे रिचार्ज की वैल्यू घटा देती है। इस पर और किसी का भी अधिकार नहीं है, गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पाती है। देखो, अभी कुछ समय पहले जो 199 का रिचार्ज था वो डायरेक्टली 299 रुपए का हो गया। सरकार ने कुछ किया? नहीं किया। अदर कंपनियों ने कुछ किया? नहीं किया। ठीक है, अदर कंपनियों ने भी साथ साथ में क्या कर दिया? रिचार्ज बढ़ा दिया था। ठीक है, इसका मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम पर क्या हो रहा है भैया? एकाधिकार हो रहा है, वो भी प्राइवेट कंपनियों का। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम है ये भैया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरह कार्य कर रहा है। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ये भैया एक व्यक्तियों के लिए, हम आम पब्लिक के लिए क्या होता है? बहुत ही बेकार होता है। यदि कुछ कंपनियों का किसी भी साधन पर अगर एकाधिकार हो जाता है तो वो मनमानी तरीके से क्या करते हैं? अपने रेट को बढ़ाते हैं। इससे जनता को नुकसान होता है। इससे जनता को क्या होता है? नुकसान होता है। इसलिए ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी या किसी भी देश के लिए सही नहीं होती है। ठीक है, इसमें जो मुख्य उद्देश्य होता है इसका, यहाँ के लोगों का या फिर जिस इकोनॉमी का, वो लाभ कमाना होता है। ठीक है, पूंजी अर्थव्यवस्था का मैंने बेस्ट एग्जांपल आपको बताया। यूएसए इसका क्या है? बेस्ट एग्जांपल है। और यूएसए देश हमेशा क्या रहता है? लाभ कमाने के चक्कर में रहता है। अब देखते होंगे कि यूएसए की बड़ी कंपनियां हैं आपकी, चाहे वो मेटा हो या फिर आपका माइक्रोसॉफ्ट हो या गूगल हो, ये जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं इनका पूरे मार्केट पर क्या है? पूरे वर्ल्ड के मार्केट पर इनका क्या है? एकाधिकार है। क्या है? एकाधिकार है। अब आ जाती है समाजवादी अर्थव्यवस्था पर। समाजवादी अर्थव्यवस्था पे बात किया जाए तो देखो, इस अर्थव्यवस्था में भैया, इसको मैं अच्छे से क्यों समझा रहा हूँ? इसको अच्छे से इसलिए डीपली से समझा रहा हूँ, ये केवल ना आपका हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम को बात कराएगा बल्कि आपकी लाइफ में हमेशा काम देगा। ठीक है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था, इस पर भैया टोटली गवर्नमेंट का अधिकार होता है। मतलब इस अर्थव्यवस्था के मार्केट पर, बाजार पर हमारी सरकार का, राज्य सरकार या हमारी सरकार, ठीक है, हमारे उस देश की सरकार का क्या होता है? अधिकार होता है। क्या होता है? अधिकार होता है। और इसका मुख्य उद्देश्य लोगों का कल्याण करना, लोगों का भला करना। ठीक है, इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लोगों का कल्याण करना, लोगों का भला करना। ठीक है, इस अर्थव्यवस्था में भैया लोगों को फायदा होता है। क्या होता है? लोगों को फायदा होता है। और इस अर्थव्यवस्था का जो उद्देश्य अभी हमने आपको बताया, ठीक है, उद्देश्य क्या बताया? कि मार्केट पर, बाजार पर अधिकार किसका होता है? सरकार का होता है। किसका होता है? सरकार का होता है। मतलब प्राइवेट लोगों का बिल्कुल भी अधिकार नहीं होता है। आगे हम लोग देखते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी का बेस्ट एग्जांपल। और इसका मैंने आपको बताया समाजवादी अर्थव्यवस्था का बेस्ट एग्जांपल मैंने बताया चाइना, क्यूबा, ठीक है, यूएसएसआर, इसका मैंने बेस्ट एग्जांपल बताया। इसी के साथ साथ आपका जो मैंने बताया मिक्स्ड इकोनॉमी जो मैंने बताया, मिक्स्ड इकोनॉमी, ये दोनों फीचर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी का जो गुड
दोनों जिसमें पाया जाता है उसे मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है। मतलब जिस अर्थव्यवस्था में प्राइवेट लोगों का भी क्या होता है, अधिकार होता है, और गवर्नमेंट का भी अधिकार होता है। ठीक है, प्राइवेट लोगों का भी अधिकार हो और इसी के साथ साथ गवर्नमेंट लोगों का भी अधिकार होता है, तो ऐसी इकोनॉमी को हम लोग क्या कहते हैं, मिक्स्ड या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, तो देखो हमारा भारत इसका क्या है, बेस्ट एग्जांपल है। इंडिया इसका क्या है, बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, सोवियत संघ, चीन और मिश्रित अर्थव्यवस्था का बेस्ट एग्जांपल हमारा क्या है, भारत। भारत क्या है, इसका बेस्ट एग्जांपल है। आगे हम लोगों ने पढ़ा था आर्थिक विकास क्या होता है, और इसका मैंने बेस्ट एग्जांपल राम और मोहन को लेकर मैंने अच्छे से समझाया कि किसी भी देश का आर्थिक विकास या फिर किसी भी व्यक्ति का आर्थिक विकास तब माना जाता है, न केवल पैसे से होता है, बल्कि इसके साथ साथ उसके यहाँ स्वास्थ्य की सुविधा कैसी है, और उसके बाद वहां का एजुकेशन सिस्टम कैसे है, लाइफ जीवन स्तर कैसा है, मतलब वो कितने साल तक जी रहा है। ठीक है, तो किसी भी देश का आर्थिक विकास इन सब को भी क्या किया जाता है, इन सबको भी, ये सारी चीजों को भी देखा जाता है। ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, गरीबी में कमी और जीवन स्तर, ये सारी चीजें जिस भी देश की बेहतर होती हैं, वहां का जो भैया आर्थिक विकास होता है बहुत ज्यादा होता है। मतलब वो डेवलप्ड इकोनॉमी होती है। ठीक है, जैसे जापान है और हमारे यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, यूरोपियन कंट्री है। और एक बात और आप लोगों को बताना है कि मानो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसे शॉर्टकट में HDI बोला जाता है। ठीक है, HDI की जो मैंने रिपोर्ट आप लोगों को बताया 132, ये भैया लास्ट ईयर की रिपोर्ट है, मतलब 2023 की रिपोर्ट है। और 2025 की रिपोर्ट की बात करते हैं तो HDI में भारत की जो रैंक है 2025 में वो है 130, कितनी है, 130 है। और इस HDI की रिपोर्ट को जारी कौन करता है, UNDP करता है। कौन करता है, UNDP करता है। ठीक है, UNDP करता है। कौन करता है, UNDP करता है। और ये यूनाइटेड नेशन का एक अंग है। यूनाइटेड नेशन का क्या है, एक अंग है। ठीक है भैया, यूनाइटेड नेशन का क्या है, एक अंग है, एक बॉडी है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन के बहुत बड़े बड़े अंग हैं, जैसे आपका UNG है, ICJ है। ठीक है, ICJ है, UNGA है, और इसी के साथ साथ UNSC है। मतलब इसके बहुत सारे अंग हैं, UNSC, UNGA और इसी के साथ साथ ICJ। ठीक है, तो इसके बहुत बड़े बड़े अंग हैं। उसी तरीके से ये भी एक क्या है, अंग है। सबका काम अलग अलग होता है, इसका भी काम अलग अलग है। ठीक है, इसका भी क्या है, इसका भी काम अलग है। ये क्या करता है, किसी भी देश के मानव का विकास कितना हो रहा है, इन सब के बारे में क्या करता है, बताता है उसके माध्यम से। और आज हम लोगों को पढ़ना है, हम लोगों ने पढ़ लिया मानव विकास सूचकांक। ठीक है, GDP और HDI सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और इसी के साथ साथ हम लोगों ने पढ़ा आय के बारे में। आय क्या होता है, हमारा डेवलपमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन होता है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, अपनी स्वास्थ्य सुविधा, एजुकेशन, बेहतर एजुकेशन, स्वास्थ्य सुविधा, और उसके बाद इसी के साथ साथ अपने हमारे घर का या फिर हमारा विकास काम क्या करते हैं, एक क्या करते हैं भैया, एक निश्चित रूप से हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, विकास के महत्वपूर्ण घटक का एक निश्चित साधन है आय। विदाउट पैसे के आप क्या कर सकते हो, अपने लाइफ का, ठीक है, अपने लाइफ में कुछ भी डेवलप नहीं कर सकते हो। अगर आपकी आय बढ़िया है तो आपकी सारी चीजें क्या हो जाती हैं, बहुत ऐसी हो जाती हैं, जहां वो स्वास्थ्य सुविधा हो, रोजगार हो, शांति हो, ठीक है, या फिर बात करते हैं आपकी हेल्थ हो। अगर आपकी इनकम बढ़िया है तो आपका जो विकास होगा, आपकी जो लाइफ का विकास होगा वो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, और आय के माध्यम से हमने आप लोगों को बताया था कि 48,000 किसी भी देश की जो पर कैपिटा इनकम 48,000 रुपए से क्या है, 48,000 रुपए, 49,000 रुपए, $300 से कम है, तो वो देश क्या होता है, वो देश आपका विकसित देश माना जाता है। क्या माना जाता है, $49,300, $49,300 अगर किसी देश की पर कैपिटा इनकम है, ठीक है, पर कैपिटा अगर इनकम इसकी मतलब पर ईयर अगर किसी भी व्यक्ति इतना कमा रहा है तो वो देश क्या है कि वो देश का अगर व्यक्ति $49,300 पर ईयर कमा रहा है, इसका मतलब वो विकसित देश में रह रहा है। कहाँ रह रहा है, विकसित देश में रह रहा है। ठीक है, जैसे आपका USA है, ठीक है, USA है, फ्रांस है, और उसके बाद ब्रिटेन है, UK है, जर्मनी है, ठीक है, जितने भी आपके यूरोपियन कंट्री हैं
उन वहां के लोगों का जो पर कैपिटा इनकम है बहुत ही ज्यादा है। और वही बात करते हैं कि यदि किसी भी देश की लोगों की अगर पर कैपिटा इनकम $2500 से कम है तो वो अविकसित देश या फिर अनडेवलप्ड कंट्री कहलाता है। ठीक है, अविकसित देश कहलाता है। जैसे हमारा भारत है, भारत को तो हम मध्यम कैटेगरी में रखते हैं क्योंकि भारत विकासशील देश है। ठीक है, अविकसित देश की कैटेगरी में आपका ईरान आ जाएगा, पाकिस्तान आ जाएगा, अफगानिस्तान आ जाएगा, ये सब आपके अविकसित देश हो जाते हैं। इसी के साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे, देखो यहाँ पर मानव विकास के बारे में मैंने बताया, ये यूएनडीपी जारी करता है। ठीक है, आज की क्लास में तो मैंने रिवीजन कर दिया आपका, लेकिन हम लोग क्या करेंगे आगे पढ़ेंगे। किसी भी देश के विकास को निर्धारित करता है अच्छा स्वास्थ्य और उसके बाद बेहतर शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, ये सारे क्या करते हैं, ये सारे डिपेंड करते हैं, मैटर करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होती है थोड़ा सा समझते हैं हम लोग, पर कैपिटा इनकम क्या होती है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय को समझते हैं। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, देखो प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, आप इसको कैसे पता कर सकते हो। किसी भी देश में रह रहे जितनी भी जनसंख्या है और उस देश की जितनी भी जीडीपी है, ये भी उसको हम क्या करते हैं, भाग कर देते हैं, तो उस देश के एक एक लोगों की क्या आ जाती है, इनकम आ जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पर कैपिटा इनकम कहते हैं। क्या कहते हैं, पर कैपिटा इनकम कहते हैं। और वही फार्मूला यहाँ भी लिखा हुआ है। ठीक है, वही फार्मूला यहाँ भी लिखा है। ठीक है, कुल राष्ट्रीय आय मतलब ये आपकी क्या होती है, किसी भी देश की जीडीपी होती है। क्या होती है, कुल जीडीपी होती है, और बटे में क्या होता है, कुल जनसंख्या होती है, टोटल पॉपुलेशन होती है, टोटल पॉपुलेशन। जैसे हम बात करते हैं तो हमारी जीडीपी कितनी है, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर हमारी जीडीपी है आपकी, मान सकते हो आप लोग यहाँ पर 1 करोड़ रुपए, कितनी है, 1 करोड़ रुपए है। ठीक है, 3 3 6 1 7। और इसी के साथ साथ मान लेते हैं कि हमारे भारत में कितनी जनसंख्या रहती है, हमारे भारत में मान लेते हैं यहाँ पर 10 लाख। ठीक है, या फिर 50 लाख जनसंख्या रहती है। कितनी जनसंख्या रह रही है, 50 लाख लोग यहाँ पर रह रहे हैं, और हमारी जो जीडीपी है वो 1 करोड़ रुपए है। कितनी है, 1 करोड़ रुपए है। ये हमारी क्या है, जीडीपी है। क्या है, हमारे भारत देश की जीडीपी है। एक ऐसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल के तौर पर, क्योंकि लेकिन हमारे देश की टोटल पॉपुलेशन आपको पता है कितनी है, 1 अरब लगभग 46 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है, और हमारी जीडीपी भी लगभग 4 ट्रिलियन है। कितनी है, 4 ट्रिलियन है। तो उसे सॉल्व करना यहाँ पॉसिबल नहीं होगा, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल के लिए हम छोटा सा एग्जांपल ये है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 5 जीरो से 5 जीरो को काट दे रहे हैं। ठीक है, 3 2 5 जीरो से 5 जीरो काट दिया, और यहाँ पर कितना है, 100 रुपए आ गया, और लोग कितने बचे, 5। अगर इन्हें बांटेंगे तो यहाँ पर ये लोग कितना इन लोगों के हाथ में आएगा, एक एक लोगों के, तो 20 रुपए आएगा। कितना, 20 रुपए। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ का जो लोग है, यहाँ के जो लोग हैं वो 20 रुपए पर ईयर कमा रहे हैं, है ना। ये एक एग्जांपल के तौर पे हमने लिया, तो यही आपकी क्या हो जाती है, यही आपकी पर कैपिटा इनकम हो जाती है। क्या हो जाती है, पर कैपिटा इनकम, या फिर इसे हम बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। क्या बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय बोल देते हैं। ठीक है, तो हम लोग किसी भी देश की अगर प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम निकालना है तो क्या करोगे, वहां की पॉपुलेशन से भाग करोगे। जैसे हमारे यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, हमारे यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 146 करोड़ के करीब है, और हमारे यहाँ की जो इकोनॉमी है वो लगभग 4 ट्रिलियन से अधिक है। 4 ट्रिलियन से क्या है, अधिक है। तो 146 करोड़ को अगर 4 ट्रिलियन से डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, पर कैपिटा इनकम आ जाएगी भारत की। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो, और डेफिनेशन भी लिख सकते हो कि किसी भी देश की कुल राष्ट्रीय आय को जब हम वहां की कुल जनसंख्या से क्या करते हैं, विभाजित करते हैं, भाग कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं, तब हमारी पर कैपिटा इनकम आ जाती है। ठीक है, और ये क्या बताती है, किसी भी देश की भैया, किसी भी देश के मानव का विकास को बताती है, पर कैपिटा इनकम भी बताती है। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि वहां का जो व्यक्ति है कितना खुश है, कितना विकसित है, ये सारी चीजों को बताता है। ठीक है, विश्व विकास, ठीक है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति जो आय है वो $67 है। लेकिन अगर बात करते हैं 2025 में, तो ये डाटा कम हो जाता है, 2850। ठीक है, लेकिन जैसे हम लोग 2500 से कम आ जाएंगे तो हम अविकसित कैटेगरी में चले जाएंगे। लेकिन अभी हम $2500 से क्या है, अधिक है, $2500 से अभी हम क्या है, अधिक है। इसका मतलब अभी हम क्या है, इसे हम लोग अभी अधिक हैं, और इस कैटेगरी में अगर पहुंच जाएंगे तो अविकसित देश की कैटेगरी में आ जाएंगे। कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे, अविकसित देश की कैटेगरी में आ जाएंगे। लेकिन अभी भारत की 2025 का डाटा आप देख सकते हो, कितना है, 2025 का डाटा आप देख रहे हो 2850 है। इसका मतलब जो अभी भारत है वो विकासशील की कैटेगरी में, कहां पर है, विकास, डेवलपिंग में है। ठीक है, विकासशील देश है,
ठीक है, तो ये हो गया भैया पर कैपिटा इनकम। और हम चलते हैं आगे, और आगे बढ़ते हुए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है, देखो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले देश को समृद्ध या फिर विकसित देश की कैटेगरी में रखते हैं, और कम आय वाले देश को हम लोग क्या कहते हैं, अविकसित देश की कैटेगरी में रहते हैं। भारत क्या है, भारत भैया इन दोनों के बीच का है, मतलब मध्यम कैटेगरी में है। ठीक है, भारत हमारा क्या है, डेवलपिंग कंट्री है। आप देख सकते हो यहाँ पर भारत का जो पर कैपिटा इनकम है, ठीक है, वो लगभग 2,28,000 रुपए की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, रुपए की बात हो रही है। 2,28,000, ठीक है, पर ईयर यहाँ के लोग कमाते हैं। ठीक है, ये भारत की क्या है, ये रुपए में दिया गया। किसमें दिया गया है, रुपए में। अभी आप किसमें पढ़ रहे थे, डॉलर में पढ़ रहे थे। वही अमेरिका की बात करते हैं तो 21.30 लाख रुपए कितनी है वहां के लोगों की पर कैपिटा इनकम, लगभग 70 लाख रुपए। ठीक है, पर कैपिटा इनकम वहां के लोगों की कितनी है, लगभग 71,30,000 रुपए पर ईयर। और वही हमारे भारत की कितनी है, मात्र 2 लाख रुपए। तो देख सकते हो अंतर कितना ज्यादा है, क्योंकि अमेरिका की पॉपुलेशन कम है और इकोनॉमी ज्यादा है। ठीक है, इकोनॉमी ज्यादा है और पॉपुलेशन कम है, और हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है, इकोनॉमी कम है। ठीक है, हमारे यहाँ की जितनी इकोनॉमी है वो लोग वहां उतरे तो रक्षा में खर्चा करते हैं, डिफेंस में खर्चा करते हैं। ठीक है, तो हमारी इकोनॉमी अभी बहुत ही कम है। आगे बढ़ते हैं, प्रति व्यक्ति आय। इससे पता चलता है कि औसतन हर व्यक्ति की आय कितनी है और वो देश कितना विकसित है। ठीक है, देश कितना विकसित है ये भी पता चलता है, देश कितना विकसित है, देश कितना विकसित है ये भी पता चलता है किससे, इस प्रति व्यक्ति आय से। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, तो देखो यहाँ पर ये आपको अमेरिका दिख रहा है। ठीक है, और ये भैया हमारा भारत है। दोनों में कितना अंतर है आप देख सकते हो। विश्व बैंक का संयुक्त राष्ट्र विकसित, विकासशील और अविकसित देशों की पहचान करने में प्रति व्यक्ति आय का उपयोग करता है, और ये इसलिए ये क्या करता है, विश्व विकास रिपोर्ट को भी जारी करता है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, शिशु मृत्यु दर क्या होती है। शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर को समझने के लिए सबसे पहले हमें पता चलना पड़ेगा कि जो शिशु होते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग ऐसा डाटा लेते हैं जो 1 साल से कम होते हैं। जो 1 साल से कम शिशु होते हैं, इनको हम क्या करते हैं, इस डाटा में शामिल करते हैं। शिशु मृत्यु दर को हम लोग कैसे निकालते हैं, चलो यहाँ पर समझते हैं। जो मातृ शिशु दर होता है, मातृ शिशु दर, जिसे हम लोग मृत्यु शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर को निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऊपर एक वर्ष से कम, 1 वर्ष से कम शिशु, 1 वर्ष से कम शिशु को लेते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कुल जीवित शिशु, कुल जीवित शिशु को लेते हैं। ठीक है, और गुणे क्या करते हैं, इनको किससे करते हैं, इनको हम निकालते हैं 1000 शिशुओं पर। किससे निकालते हैं, 1000 शिशुओं पे निकालते हैं। मतलब हमने यहाँ पर क्या बताया, आपको क्या करना है, 1 वर्ष से कम आयु के मात्र, ठीक है, मृत शिशुओं को लेना है, मतलब जिनकी मृत्यु हो गई है, और टोटल जीवित शिशुओं की संख्या लेनी है। और गुणे में आपको क्या करना है, 1000 करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, 1 वर्ष से कम मृत शिशुओं को लेना है। ठीक है, मृत शिशु जिनकी मृत्यु हो गई है ना। और उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, 1000 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, शिशु मृत्यु दर आ जाता है। ठीक है, जैसे सपोज दैट हम यहाँ पर मानते हैं कि हमारे भारत में टोटल शिशु का जो जन्म हुआ वो हुआ 10,000। कितना हुआ, 10,000 हुआ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि लगभग 100 शिशुओं की क्या हो जा रही है, मृत्यु हो जा रही है। कितने शिशुओं की, 100 शिशुओं की मृत्यु हो जा रही है। और मल्टीप्लाई में हम क्या कर देंगे, 1000 कर देंगे। तो देखो यहाँ पर 1 0 ये कर जाएगा। इसका मतलब ये पता चल रहा है कि एक साल में इस देश में कितनी मृत्यु दर है शिशुओं की, 10। ठीक है, कितने शिशु मर रहे हैं, 10 बच्चे मर रहे हैं। ठीक है, कितने बच्चे मर रहे हैं, इस देश की जो शिशु मृत्यु दर है वो कितनी है, 10 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, टोटल जीवित शिशुओं को, ठीक है, और जितने भी शिशुओं की मृत्यु हो जाती है जो 1 साल से कम होते हैं, उनको 1000 से गुणा कर देते हैं और विभाजित कर देते हैं। इससे हमारा क्या आ जाता है, उस देश की शिशु मृत्यु दर आ जाती है। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप किसी भी देश की शिशु मृत्यु दर निकाल सकते हो यदि आपको वहां की कुल जीवित शिशुओं की संख्या पता है और वहां पर कितने शिशु मर रहे हैं। ठीक है, जो 1 वर्ष से कम है। ठीक है, और गुणे में आप 1000 करके क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो वहां के देश की क्या आ जाएगी, कुल मृत्यु
दर शिशु की संख्या आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग समझते हैं साक्षरता दर क्या होती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, साक्षरता दर समझ लेते हैं। पहले लिंगानुपात को समझ लेते हैं। ठीक है, पहले हम लोग लिंगानुपात को समझ लेते हैं। सेक्स रेशियो क्या होता है, लिंगानुपात आपसे पूछा जाएगा लिंगानुपात क्या होता है, सेक्स रेशियो क्या होता है किसी भी देश का। ठीक है, सेक्स रेशियो क्या होता है, तो देखो हमारे भारत की बात करते हैं तो 2011 में हमारे भारत में जनगणना होती है। कब होती है, 2011 में हमारे भारत में जनगणना होती है। और उस समय विभिन्न प्रकार के डाटा प्रदर्शित किए जाते हैं जिसमें लिंगानुपात भी शामिल होता है। तो आपसे लिंगानुपात से भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो बात करते हैं लिंगानुपात की। तो लिंगानुपात हम लोग कैसे निकालते हैं, किसी भी देश का लिंगानुपात हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। तो देखो लिंगानुपात क्या होता है, लिंगानुपात जो होता है वो कुल, ठीक है, क्या होता है, यहां पर लिंगानुपात जो होता है कुल महिलाओं की संख्या, कुल महिलाओं की संख्या कितने पुरुषों पर, 1000 पुरुषों पर। ठीक है, 1000 पुरुषों पर। ठीक है, किसी भी क्षेत्र में 1000 यदि आप पुरुष लेते हो और वहां पर उस क्षेत्र में कितनी महिलाएं उपस्थित होती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इस रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। बात करते हैं भारत की, तो भारत का एवरेज जो लिंगानुपात था, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार कितना था, 943 था। कितना था, मतलब भारत का जो ओवरऑल हमारे देश का, ठीक है, एवरेज लिंगानुपात था वो 943 था। कितना था, 943 था। इसका मतलब यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर लगभग 57 महिलाएं क्या है, कम है। इसका मतलब भारत का लिंगानुपात क्या है, अभी कम है। ठीक है, वही बात करते हैं, कुछ राज्यों के अलग अलग डाटा भी निकाले गए हैं। ठीक है, ये भारत का लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार, ये क्या है, भारत का लिंगानुपात है। ठीक है, वही बात करते हैं कुछ राज्यों की। तो देखो मैं आपसे पूछा जाएगा कि भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में है, भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में है, सर्वाधिक कहां पर है, और उसके बाद सबसे कम कहां पर है। तो देखो भारत में, यहां पर हम लिंगानुपात लिख लेते हैं, इसके बाद फिर कम ज्यादा दोनों का देख लेते हैं। ठीक है, भारत में लिंगानुपात, तो सबसे पहले देखते हैं सर्वाधिक किस राज्य में है, इसके बाद फिर देखते हैं सबसे कम। ठीक है, सबसे कम देखते हैं। ठीक है, तो देखो जो सर्वाधिक लिंगानुपात है वो है केरला का। किसका है, केरला का है, तमिलनाडु का है और आंध्र प्रदेश का है। कितना है, तो देखो केरला का है 1084 पुरुषों पर। ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं सबसे कम, तो देखो हमारा भारत का उत्तर का एक राज्य है जिसको हम बोलते हैं हरियाणा। क्या बोलते हैं, हरियाणा। इस राज्य का जो लिंगानुपात है वो सबसे कम है। कितना है, 817 ही है भैया। कितना है, 817 है 1000 पुरुषों पर। ठीक है, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, 817 ही है। ठीक है, ये आपका हरियाणा राज्य हो जाता है। और सबसे अधिक की बात करते हैं तो केरला एंड तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश ये जो राज्य हैं, यहाँ पर सर्वाधिक लिंगानुपात है आपको। ठीक है, मतलब यहाँ पर 1000 पुरुषों पर आपकी 1084 महिलाएं हैं। ठीक है, और हरियाणा में 817 महिलाएं हैं। इससे ये पता चलता है कि हमारे भारत में सर्वाधिक जो लिंगानुपात वाला राज्य है वो है केरला, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। और सबसे कम लिंगानुपात वाले जो राज्य हैं आपके हरियाणा, पंजाब, ये सब क्या है आपके सबसे कम लिंगानुपात वाले राज्य हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, शिशु लिंगानुपात पढ़ा, प्रति व्यक्ति आय पढ़ा, और इसी के साथ साथ भारत में लिंगानुपात पढ़ा। ठीक है, क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने आज की क्लास में पढ़ा प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, शिशु मृत्यु दर क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, भारत लिंगानुपात क्या होता है। ठीक है, और इसी के साथ साथ हम लोग नेक्स्ट डे कल की जो क्लास में हम लोग पढ़ेंगे साक्षरता दर क्या होती है, साक्षरता लिटरेसी रेट क्या होती है, भारत में किस राज्य की लिटरेसी रेट सर्वाधिक है, किसकी सबसे कम है। ठीक है, इसी के साथ साथ आगे हम लोग पढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक की ओर। ठीक है, जो टॉपिक क्या है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, अगला हमारा जो टॉपिक है वो हम लोग पढ़ेंगे, एंड ये हमने देख लिया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं,
लिंगानुपात कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे लिटरेसी रेट के बारे में, इसके बाद सार्वजनिक, ठीक है, हमारी जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बारे में दो टॉपिक है हमारा, शरीर का द्रव्यमान और सतत जो हमारे पर्यावरण को हरास हो रहा है इसके बारे में, ठीक है। तो कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इन चारों टॉपिक को कवर कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद है क्लास समझ में आई होगी, सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। अब पेपर में आपके कुछ भी पूछा जाता है तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। तो क्लास आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लो। और यदि क्लास आपको पसंद आती है, अच्छी लगती है, सारे कंसेप्ट समझ में आते हैं तो क्लास को भी लाइक कर दिया करो और अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर कर दिया करो। मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।